टॉपर वो नहीं होता जिनके पास टाइम ज्यादा होता है। टॉपर वो होता है जो हर सेकंड को तोड़कर मेहनत करता है। जिन बच्चों को लगता है यार मैं तो पढ़ाई कर करके बोर हो गया हूं, या पढ़ाई तो बहुत बोरिंग है, वो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। मैं आपकी इस बोरिंग पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दूंगा। और आज अपन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में और अच्छे खासे नंबर के पूछे जाते हैं, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा देख कर जाना। 3 महीने एग्जाम के बचे हैं। 3 महीने के अंदर अपन ऐसा कुछ कर लेंगे कि यार आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपन आप लोग 100 में से 100 नंबर लाने की सोच रहे हो, कि मुझे पता है अब 3 महीने बचे हैं, लेकिन जो बच्चे मेहनत करेंगे वो 100 में से 100 भी ला सकते हैं अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में रहोगे तो। लेकिन मैं ये जरूर गारंटी दे रहा हूँ कि वीक से वीक स्टूडेंट भी अगर मेरे क्वेश्चंस देखेगा और मेरे वीडियोस देखेगा और मेरे साथ लेक्चर अटेंड करेगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि उसका एक एक कॉन्सेप्ट में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलेंगे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग टच कर सको और उनको याद कर सको। तो आज हम लोग जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब आपको पता ही होगा बच्चों, कार्बन एंड एंड इट्स कंपाउंड जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हाईलाइट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। ये बोल रहा है कि भैया हमारे को CO2 को, हमें CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत सिंपल है, देखो आपको पता ही है कि CO2 में एक कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन जो है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देखो ध्यान से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी इसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, जैसे कि मान लो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो मैं एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देता हूँ, एक ऑक्सीजन में यहाँ लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, तो बेटा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेगा तो इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8। गिनो देखो, ये जो है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के गिने जाएंगे। यानी अब जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, चाहो तो मैं आपको बॉन्ड बनाकर बता देता हूँ। देखो ये 1 और ये 2, ये इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने शेयर किए हैं, ये शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों के गिने जाएंगे, कार्बन के भी और ऑक्सीजन के भी। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, 1 और 2। क्लियर। तो ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कार्बन के भी कितने हो गए बेटा, देखो ध्यान से, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चाहो तो आप ये बॉन्ड बना सकते हो, चाहो तो नहीं बनाओ, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो बॉन्ड बनाए, चाहे तो ना बनाए, आप इस तरीके से भी इसको पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर which is made up of
8 एटम्स ऑफ सल्फर। हमें सल्फर का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, जो कि 8 एटम से मिलकर बना है। तो हम कैसे बनाएंगे देखना। देखो इसमें एक स्ट्रक्चर तो ये बना हुआ है, एक मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ सिंपल सा। जैसे कि देखना बेटा, ये सल्फर, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 को थोड़ा सा और सिंपल करते हैं अपन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। ये मैंने 8 सल्फर लिख दिया। आप चाहो तो इस शेप में बना सकते हो, चाहो तो आप इस शेप में बना सकते हो, ये आपकी अपनी इच्छा है, ये आपके अपने ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना, हम इसमें इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। सल्फर सल्फर बेटा कितने नंबर पर आता है? तो सल्फर 16 नंबर पर आता है। 16 का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसके पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तो कितने हो गए 10, तो बचे हुए 6 है। वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर है। तो देखना, ये 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4, देखो 1 2 3, ये 5 6 लगाओ यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी हो जाएंगे देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी हो जाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 लगाओ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, ये सब एक एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में। ये 1, ये इधर भी ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये सब एक एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में। क्योंकि एक सल्फर जो है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, वैसे सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाता है। क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखो, देखो ये सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अगर हम ध्यान से गिने तो। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 7, ये 8। इसके गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सल्फर गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हर सल्फर के बेटा 8 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो गए। आगे देखना बेटा, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? ये बोल रहा है कि भैया आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हो पेंटेन के। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज हम बनाना शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो देखना, पेंटेन की मैंने पहले चेन बना लेता हूँ। पेंटेन यानी पेंट यानी कितने कार्बन बेटा? पेंट यानी 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है बेटा? ये लंबी और सीधी चेन है, तो इसको बोल देंगे हम नॉर्मल, यानी एन पेंटेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? एन पेंटेन। आगे देखना, ये तो हो गया इसका पहला आइसोमर। दूसरा देखना बेटा, अब मान के चलो हम यहां पर, देखना बेटा, यहां पर हम सेकंड बना लेते हैं। थोड़ा सा ये, 1 मिनट। चलो, सेकंड हमारा आइसोमर देखना बेटा। सेकंड आइसोमर क्या हो जाएगा? जैसे कि देखना, मान लो ये 5 कार्बन की चेन है, तो ये सीधी सीधी चेन है। अब एक काम करो, आप एक कार्बन को ब्रांच में लगा दो, तो ये हो जाएगा देखो CH3 CH2 CH। हमने एक कार्बन को यहाँ ब्रांच में लगा दिया, CH3 और CH3। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने नॉर्मल नेमिंग पढ़ी होगी, नो, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये आइसो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? आइसो। जब सी एच पर
यानी कार्बन पर एक CH3 इधर हो और एक CH3 इधर हो, यानी कि दो CH3 जुड़े हुए हों, तो उसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं और इसका नाम हो जाएगा बेटा आइसो पेंटेन। 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन, ये नॉर्मल कॉमन नेम है बेटा ये। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 मिथाइल और टोटल कार्बन 4 ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर। तीसरे आइसोमर की हम बात करें तो तीसरा आइसोमर में हम यहाँ पर नियो की चेन बनाएंगे, ध्यान से देखना। CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 और CH3, ये नियो चेन है बेटा, ये नियो कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, 2 पर दो मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर ये इसके तीन आइसोमर बन गए बेटा, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, तीसरा नियो। इसके अलावा इसके कोई आइसोमर नहीं बन सकते, तो ये बहुत है। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? तो हमें ये बताना कि भैया कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखते हैं हमारे चारों तरफ। हमें दिखाई देता है भाई कार्बन से, आपने देखा होगा कोयला कार्बन से बना है, ग्रेफाइट कार्बन से बना है, डायमंड कार्बन से बना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कार्बन से बनी हुई है जो हम हमारे चारों तरफ देखते हैं। तो कार्बन में ऐसी क्या खासियत है कि वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है? तो पहली जो उसमें स्पेशलिटी है, यानी पहली जो खासियत है वो क्या है, केटेनेशन। केटेनेशन का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये इसमें एबिलिटी होती है कि ये दूसरे एटम के साथ लंबी कार्बन चेन बना सकता है, लॉन्ग कार्बन चेन बना सकता है भैया। अब बोलो कितनी लंबी, तो भैया कोई लिमिट नहीं है, लंबी से लंबी कार्बन चेन बना सकता है। दूसरी खासियत क्या है, टेट्रावेलेंसी। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है और ये कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है और किसी और एलिमेंट के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसकी खासियत है। तो इसमें ये दो खास बात है जिसकी वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं। आगे देखना बेटा। What will be the elect what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? यहाँ पर बेटा साइक्लो ग्रुप आ गया। साइक्लो मतलब एक क्लोज चेन होती है। अगर 5 कार्बन की क्लोज चेन की मैं बात करूं तो देखो बेटा ये 5 कार्बन की क्लोज चेन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की क्लोज चेन होगी। अब इसके बॉन्ड हमारे को पूरे करने हैं और देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये खास बात है। तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, 1, ये 2, ये ऊपर वाले कार्बन के। ठीक है बेटा, ये 3, ये 4, इसके भी 1 2 3 4। क्लियर, इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 1 1 2 3 4। क्लियर। अब इनके साथ हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन। अब इनके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो भैया हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये हो गया एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया भैया हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये एक मैं बॉन्ड ही बना देता हूँ, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। इसी के साथ यहाँ दूसरा हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब कार्बन के कितने हो गए, ध्यान से गिनो, 1 2, यहाँ ये वाले भी गिनाई में आएंगे बेटा इस कार्बन के, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस जिसके बीच में बॉन्ड बन रहा है उन दोनों में वो इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है एक शेयरिंग बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक शेयरिंग बॉन्ड होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि एक शेयरिंग
बॉन्ड है। क्लियर। अब शेयरिंग बॉन्ड होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन, अब जो शेयर की जाती है ना बेटा चीज, वो दोनों में गिनी जाती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बना देता हूँ, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बना देता हूँ। अब इस कार्बन के भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह ये कार्बन भी एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, और ये भी एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो किसका बना? साइक्लोपेंटेन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे को यहाँ पर इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। पहला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो करना है हमारे को इथेनोइक एसिड का। तो सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ना कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो हम सिंपली बना सकते हैं। क्या है बेटा? इथेनोइक। इथेनोइक का मतलब दो कार्बन, 1 और 2। यहाँ दिख रहा देखो एन है, तो एन है तो बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरे पिछले लेक्चर में कि जो ओइक एसिड होता है, वो ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन होता है, और उस कार्बन को हम नंबर में लेते हैं। आईयूपीएसी में जो नंबर लेते हैं, हम नंबरिंग करते हैं, उसमें उसको हम गिनते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके साथ एक कार्बन और है, और इसका एक ही बॉन्ड पूरा हो रहा है, जो इसमें 3 हाइड्रोजन में और ऐड कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये दो कार्बन यानी एट, दो कार्बन यानी एट, सिंगल बॉन्ड यानी एन, सिंगल बॉन्ड यानी एन। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या हो गया? ये हो गया इथेनोइक एसिड। क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन में ध्यान से देखना, ब्रोमोपेंटेन का भी हमारे को स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तो 5 कार्बन लिख दो, 1 2। देखो यहाँ पर भी एन है, एन है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। 3 4 5। कितने कार्बन हो गए बेटा? 5। ब्रोमोपेंटेन। तो फर्स्ट कार्बन पर मैं यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ। अब बाकी सब जगह आपको कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो बेटा यहाँ पर दो बॉन्ड पूरे हो गए, तो दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे दो बॉन्ड पूरे हो रहे, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके भी 2 बॉन्ड्स पूरे हो रहे, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और इसका एक बॉन्ड पूरा हो रहा, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेटा ब्रोमोपेंटेन। लेकिन यहाँ एक चीज और देखो, यहाँ पर हमारे को आइसोमर भी बनाने हैं ब्रोमोपेंटेन के। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, आइसोमर भी बनाने हैं। देखो यहाँ बने हुए हैं आइसोमर। देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये पहला स्ट्रक्चर हमने बना दिया। क्लियर। उसके बाद इसके आइसोमर बनाने तो कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो, चलो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5। अब बी आर हमने यहाँ फर्स्ट कार्बन पर लगाया था ना, इसको आप एक काम करो, सेकंड कार्बन पर लगा दो। सिंपल। इसको आप क्या करो? सेकंड कार्बन पर लगा दो। बाकी फिर वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर देखो 3 वैलेंसी पूरी हो रही, तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसकी भी 2 वैलेंसी पूरी हो रही, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया बेटा ब्रोमो पेंटेन। देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 2 ब्रोमो, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। इसका तीसरा आइसोमर क्या बनेगा? जैसे हमने यहाँ सेकंड पर बी आर लगाया, वैसे कुछ नहीं करना है आपको, थर्ड पर बी आर लगाना है। क्लियर। तीसरे कार्बन पर देखना, इसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर बी आर आ जाएगा। जैसे यहाँ बी आर लगाओगे, उसके बाद आप यहाँ हाइड्रोजन पूरे कर लो, 1 2 3। इधर भी 1 2, इधर भी 1। अगर देखो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इधर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर बी आर लगाना है, तो मैंने लगा दिया। क्लियर। और ये हो गया देखो, 1 2 1 2 3
ये भी हो गया, देखो इधर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया तीसरा। आगे देखना बेटा। अगर आपको बेटा ये भी नहीं दिखाई दिया हो तो मैं ये भी आप लोगों के लिए अलग से बना देता हूँ। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आई हो तो एक बार और यहाँ ध्यान से देख लो, उसको एक बार और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए। थोड़ा छोटा बनाकर और हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखना बेटा, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। ये देखो 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पर बी आर आ जाएगा, और हमारे को अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन की हेल्प से। तो यहाँ पर एक और दो बॉन्ड पूरे हो रहे थे, तो ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स। और यहाँ पर 1 बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन का भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना चुके हैं। नेक्स्ट देखना आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यहाँ पर हम कितने कार्बन, ब्यूटेनॉन का एक स्ट्रक्चर बनाना हमारे को, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन बेटा, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब ब्यूटेनॉन बनाना है तो किसी भी, यहाँ पर देखो कीटोन जो होता है ना, वो बीच में होता है, तो यहाँ पर या यहाँ पर आप डबल बॉन्ड ओ लगा लो, ये हो गया कीटोन ग्रुप। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन पूरे करने हैं, यानी बॉन्ड पूरे करने हैं। तो इसका एक बॉन्ड पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर इसके चारों बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये बन गया बेटा ब्यूटेनॉन। उसके बाद लास्ट में बनाना है बेटा 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या बनाना है, 1 2 3 4 5 6। 6 यानी इथेनॉल बनाने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर इथेनॉल बनाकर बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन की चेन। ठीक है, तो ये 6 कार्बन की चेन है हमारे पास। अब इथेनॉल बनाना है, तो इथेनॉल में देखो जो लास्ट में ये कार्बन है, इसको आप एल्डिहाइड ग्रुप बना दो। क्लियर? उसके बाद सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पर 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। और देखो बच्चों, यहाँ पर भी एक एक करके 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, और ये सब के बॉन्ड पूरे हो गए, सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। और ये बन गया देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनेल। क्या बन गया बेटा, हेक्सेनेल। क्लियर? हेक्सेनेल है ना। चलो आगे देखना। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या क्वेश्चन है बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, आंसर बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। आयोनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस। देखो इधर, आयोनिक कंपाउंड्स में जो आयन होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव आयन होता है, ठीक, और एक नेगेटिव आयन होता है। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट, मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है कि इन दोनों आयंस को एक दूसरे से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर ये लिख रखा है, देयर फोर it requires a lot of energy to overcome these forces. That's that is why ionic compounds have high melting point. अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप जानते हो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, किसी भी जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक,
अब यहाँ जो आयोनिक कंपाउंड है, जैसे कोई भी, जैसे मान लो NaCl है। अब NaCl में जो Na प्लस और Cl माइनस है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसका नाम होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आप। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन? देखना इधर। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, एक मैं भी लिख देता हूँ, देखो। CH3CH2OH, ये दिख रही है। इसकी इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2SO4, ठीक है। तो ये जो है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन देना। तो हम यहाँ पर क्या, ये क्या करेगा, दो ऑक्सीजन देगा, दो न्यू बोर्न ऑक्सीजन देगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, ये न्यू बोर्न है ना, तो दो न्यू बोर्न ऑक्सीजन देगा, मतलब अभी अभी पैदा हुई, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, यहां से एक ऑक्सीजन जो है वो आ जाएगी इस कार्बन पर। क्लियर? और ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दिख रहा है आपको, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये अलग होकर क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे H2O। तो पहले तो मैं ये बना लेता हूँ, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ लेकर आओ, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। ये ऑक्सीजन यहाँ आएगी, डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, तो डबल बॉन्ड O। और बाद में यहाँ क्या बचा है, OH। क्या बचा, OH। ध्यान से देखो, ये बीच में से H2 हटा दो। अब H2 हटा दोगे तो COH, जरा COH, और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O प्लस H2। तो ये क्या बना, ये बना देखो एसिटिक एसिड, या इसको बोल सकते हैं आप इथेनोइक एसिड। क्या हुआ यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड भी हुआ और हाइड्रोजन बाहर भी निकला, यानी रिमूव भी हुआ, तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो, सिंस द कन्वर्जन सिंस द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर इथेनॉल में क्या हो रहा है, इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद देखना बेटा, ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज? क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया, आपको अगर वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग करने के लिए आप इथाइन और ऑक्सीजन का यूज करते हो, ना कि इथाइन और एयर के मिक्सचर का। अब ऐसा क्यों है भाई, क्या रीजन है कि आपको इथाइन और ऑक्सीजन, यानी प्योर ऑक्सीजन का यूज करना पड़ रहा है, किसके लिए, वेल्डिंग करने के लिए, ना कि इथाइन और एयर से? मतलब आपका काम इथाइन और एयर से क्यों नहीं हो रहा? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन O2 से किया करवाई हुई है। और यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर इथाइन लिए हुए हैं, कितने इथाइन लिए हुए हैं, 4 इथाइन, और ऑक्सीजन लिए हैं यहाँ 5। क्लियर? सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप। सबसे पहले तो ये 4C दिख रहा है, 4 कार्बन यहाँ से हम लेंगे, और सॉरी यहाँ पर 2 कार्बन से, गलती से 4 लिखाई में आ गया, ये 2 कार्बन से। देखो इधर, तो यहाँ से देखो, ये 2 and 2, ये कार्बन भी आगे 2 से मल्टीप्लाई है, 2 and 2, 4 कार्बन। 4 कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 10, कितने ऑक्सीजन है, 10। 10 ऑक्सीजन में से हम 8 ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये हो गया ना, देखो बेटा 8 ऑक्सीजन। क्लियर? चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन को, 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन हो गया, इसकी रिएक्शन 5O2 से करवाई, एरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 and 2, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन और 10 ऑक्सीजन में से 8 ऑक्सीजन हम ले लेंगे, तो ये देखो 4 2 8, 8 ऑक्सीजन। तो ये हो गया 4CO2। क्या बन गया बेटा, ये 4CO2। अब बचा क्या, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बचे, 2 and 2,
देखो ये दो जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 and 2 4 हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन यहाँ पर हम 8 ऑक्सीजन ले चुके हैं तो बचे दो, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, 2H2। क्लियर। तो यहाँ पर 4CO2 2H2O बन जाएगा। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पे, भैया क्यों ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, इथाइन के साथ ऑक्सीजन का ही क्यों यूज करते हैं एयर में। एयर मतलब उसमें तो बहुत सारी जो है वो गैसें आ जाती है एयर के अंदर, तो एयर का यूज क्यों नहीं करते, तो ऐसा इसलिए है बेटा। देखो मैं आपको एक आंसर यहाँ पर भी है और एक आंसर में आपको यहाँ से भी समझा देता हूँ। देखो वेन इथाइन बर्न्स इन एयर, जब इथाइन को एयर के साथ जलाते हैं, इट गिव्स ए येलो स्मोकी फ्लेम एंड द टेम्परेचर इज अराउंड 1000। ठीक है। जब हम इथाइन को एयर के साथ जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये एक येलो स्मोकी फ्लेम देता है और टेम्परेचर कितना देता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज नॉट एनफ टू मेल्ट मेटल्स फॉर वेल्डिंग। देखो अगर हमें वेल्डिंग करनी है तो आपको इतना तो पता ही होगा, वेल्डिंग होते हुए आपने देखी है, तो आपको पता होगा कि यार वेल्डिंग में ना जो मेटल्स होते हैं ना वो मेल्ट होता है और मेल्ट होकर एक दूसरे से चिपकते हैं। क्लियर। तो अगर मेटल्स मेल्ट ही नहीं होंगे यानी पिघलेंगे ही नहीं तो वेल्डिंग कैसे कर पाएंगे। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर तो जो मेटल्स होते हैं वो मेल्ट होते ही नहीं है, इसलिए हम एयर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर दे रही है। जबकि कहा बट वेन इथाइन बर्न्स इन प्योर ऑक्सीजन, जब इथाइन को प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इट गिव्स ए वेरी हॉट ब्लू फ्लेम विद ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। देखो जब अपन मतलब जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के लिए जब इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा हॉट ब्लू फ्लेम के साथ ये जलता है और कितना टेम्परेचर देता है, 3000 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। और इतना हाई टेम्परेचर सफिशियंट है किसी भी मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। ठीक है। अगर मेटल मेल्ट होगा तभी तो उसकी वेल्डिंग हो पाएगी। इसी वजह से सो द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर वेल्डिंग इंस्टीड ऑफ इथाइन एंड एयर। तो हम इथाइन और ऑक्सीजन का ही यूज करेंगे वेल्डिंग करने के लिए, किसके बजाय, इथाइन और एयर के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हाउ हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे को यहाँ पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में डिफरेंस बताना है। अब क्या डिफरेंस है ध्यान से देखो, वी कैन डिस्टिंग्विश between an alcohol and a carboxylic acid on the basis of their reaction with carbonates and hydrogen carbonates। अब ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराकर, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में करवाकर। क्लियर। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवोल्व CO2 गैस एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्क। इसका मतलब समझना भैया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, जैसे कि मान लो CH3, नीचे लिख देता हूं यहां पर मैं, देखना CH3 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा Na2CO3 से। किसके साथ कराते हैं, Na2CO3 से, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ हम दो ले लेते हैं 2CH3COH, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, Na2CO3 के साथ। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ ये देखो, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, एक CH3COOH में, तो दो CH3COOH में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं, ताकि हम यहाँ H2O बना सके, क्योंकि H2O बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए कम से कम दो। क्लियर। तो यहाँ सोडियम यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन को हटा देगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा 2CH3COON। क्लियर। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट।
अब ये जो Na आया, देखो दोनों के दोनों Na यहाँ आ गए, तो ये दो Na ऐड हो गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो दो H है और यहाँ जो एक ऑक्सीजन है, ये दो H और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O बना लेगा, और बाद में बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर यही देखो, मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या बनता है, देखो ये सोल्ट बन रहा है, सोल्ट बन रहा है यहाँ पर सोडियम एसीटेट, वाटर बन रहा है ये रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्की बना देती है, क्या करती है, मिल्की बना देती है। जबकि का जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल ना तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, दोनों के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट के साथ तो मैंने आपको रिएक्शन बता दी, एक रिएक्शन आप ये भी देख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखना इसकी। यहाँ पर मैं NaHCO3 ले लेता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और एक यहाँ पर आ गया, तो हमारे को यहाँ दो CH3COOH लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी टू हाइड्रोजन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ Na यहाँ लाएंगे, ये बनेगा देखो CH3COONA प्लस ये दो H और ये एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2O प्लस बचा हुआ यहाँ पर CO। क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना। सम सब्सटेंसेस सच एज एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट बोले तो KMnO4, क्या होता है बेटा, KMnO4। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7। ये जो है ना, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो कोई भी रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो सके। ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हो, ऑक्सीजन का जुड़ना। इसके साथ मैंने एक रिएक्शन भी कराई थी अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, what would you able to check if water is hard by using detergent? Clear? What would you able to check if water is hard by using a detergent? इसका क्या मतलब है, इसका आंसर देखना पहले। जो डिटर्जेंट होते हैं ना बच्चों, जो डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो डिटर्जेंट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3, यहाँ पर CH3 नहीं होता, R होता है। कार्बन चेन लंबी कार्बन चेन होती है, लॉन्ग कार्बन चेन होती है, ठीक है। RCOO, और उसके साथ या तो सल्फोनेट सोल्ट होते हैं या अमोनियम सोल्ट होते हैं। क्लियर। तो सल्फोनेट सोल्ट या अमोनियम सोल्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। अनलाइक सोप दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो सोप होता है ना बेटा, सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड वाटर में। टू फॉर्म स्कम। स्कम क्या है, स्कम मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं घुलता नहीं है, अनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं है। क्लियर। दे गिव ए गुड अमाउंट ऑफ लेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। अब ये बोल रहा है कि भैया जो डिटर्जेंट होता है वो बढ़िया झाग देता है, अब वाटर चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो। क्लियर। हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, ये बढ़िया अच्छे झाग देता है। क्लियर। दिस मीन्स दैट डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन बोथ सॉफ्ट एंड वो हार्ड वाटर। इसका मतलब ये है कि भैया जो डिटर्जेंट है उसको हम चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में यूज कर सकते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और नॉट। इसलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि वाटर हार्ड होता है या नहीं।
तो भैया क्वेश्चन यही था कि भैया क्या डिटर्जेंट यूज करते वक्त आपको वाटर चेक करने की जरूरत है कि वाटर हार्ड है या नहीं। तो बिल्कुल आपको डिटर्जेंट यूज करते वक्त चेक करने की जरूरत नहीं है कि वाटर जो होता है वो हार्ड है या नहीं। चाहे वाटर हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, जो डिटर्जेंट होता है वो बढ़िया एकदम बढ़िया झाग देता है और कपड़े अच्छे धुलते हैं। क्लियर। लेकिन अगर यही साबुन की बात हो, सोप की, तो जो सोप है वो झाग नहीं देता है हार्ड वाटर में, वो सॉफ्ट वाटर में झाग देता है। तो हार्ड वाटर के अंदर जो सोप है वो अच्छे से काम नहीं करता है और सोप से कपड़े नहीं धुलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं बच्चों। देखना बेटा, पीपल यूज ए वेराइटी ऑफ पीपल यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ। Usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? क्लियर। समझना, ये बोल रहा है भैया जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कपड़े धोने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। किस किस मेथड का? वो कपड़े को बढ़िया, मतलब जो स्टोन होता है उस पर पत्थर वत्थर होता है और जो धोना होता है उससे धोते हैं, है ना, पेडल से धोते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है कि ये सब करते हैं? तो देखना भैया, ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। देखना इधर भैया, ये सोप का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, COO-। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्लियर, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना बेटा, देखना, ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक का मतलब ये जो वाटर होता है ना उससे डरता है, वाटर से डरता है भैया ये। क्लियर। और ये होता है भैया, ये जो आयन वाला पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है। ये भैया वाटर से प्यार करता है ये। क्लियर। ये वाटर से प्यार करता है। क्लियर। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट तो वाटर से डरता है। क्लियर। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर से प्यार करता है। ठीक है। अब इस कंडीशन में होता है क्या है कि जैसे ही ये किसी, जैसे कि मान लो ये कोई ऑयल ड्रॉप है ना, ये कोई ऑयल ड्रॉप है, ये जैसे ही किसी ऑयल ड्रॉप के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑयल ड्रॉप, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, अब जैसे कि सोच के देखो, हमने ना डिटर्जेंट को इसके अंदर डाला, डिटर्जेंट को हमने पानी के अंदर डाला। ठीक है। अब पानी में हमने कपड़े डाले, कपड़ों में ये थी गंदगी भैया, ये गंदगी है कपड़ों के अंदर, है ना। अब जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है भैया, इसको लगता है पानी से डर। अब पानी से डर लगता है तो पानी में रह नहीं सकता, उसको तो डर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, फटाफट जो गंदगी है कपड़ों के अंदर उसके अंदर जाकर घुस जाएगा। लेकिन ये जो है भैया, ये करता है पानी से प्यार, ये बोलता है भैया मैं पानी को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ना तू छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्लियर। तेरे को छोड़ना तू छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जो ओ जैसा गोल बनाया मैंने, ये मान लो हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो भैया ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ना, बहुत सारे ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बेटा आपके ऑयल ड्रॉप के अंदर। क्लियर। ऐसे। और जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, ये रहता है बाहर। ठीक। और ये क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है मिसेल। क्या बनता है? मिसेल। इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है मिसेल। तो होता है क्या, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो जब हम कपड़े धोते हैं तो बेटा जो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, ये वाला, ये पानी को नहीं छोड़ता और भैया ये पानी में जाना नहीं चाहता, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये जो ये गंदगी इसको पकड़ के रखता है। अब जब कपड़े रिगड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो गंदगी है ना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ ही वाटर में चली जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक को तो डर लगता है वाटर से, तो भैया ये इसके अंदर छुप के रहता है भैया, ये शरण ले लेता है इसके अंदर, इसके अंदर छुप के रहता है। तो जबकि ये जो पार्ट है
ये पार्ट भैया पानी में रहता है, मजे से इंजॉय करता है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं अपन। देखना, a soap molecule has two parts, namely hydrophobic and hydrophilic. With the help of these, it attaches to the grease or dirt particle and forms a cluster called micelle. These micelles remain suspended as a colloid. To remove these micelles, inter टू रिमूव दिस मिसेल्स इट इज नेसेसरी टू एजिटेट क्लोथ, यानी कि क्लोथ को रगड़ना, उसको हिलाना डुलाना, मतलब उसको बढ़िया रगड़ना जरूरी है, ताकि जो डर्ट है, जो गंदगी है, वो अलग हो जाए। क्लियर? गंदगी जो है वो कपड़ों से अलग हो जाए, किस पार्ट के साथ? तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ वो अलग हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। इथेन इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज। अब देखो यहाँ C2H6 का मोलिकुलर फॉर्मूला बना लेता हूँ मैं। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, इसके साथ 3 1 2 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, 1 2 और 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे। अब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन, ओन आ रहा ना, ओन, ओन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? कीटोन। क्लियर? ओन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, भैया जब हम कुकिंग कर रहे हैं, जो बर्तन है वो बाहर से काला हो गया। अब काला होने का रीजन क्या है? एक ही रीजन है, देखो, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। जो फ्यूल है भैया वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है, कम्प्लीटली नहीं जला है, इस वजह से जो बर्तन है वो काला पड़ गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया। इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रहा है। देखो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, एकदम जबरदस्त जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज CH3Cl। देखो, हमारे को ये बताना है कि भैया एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। CH3Cl का हमारे को क्या बताना है? हमारे को CH3Cl का बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है। बॉन्ड फॉर्मेशन के हिसाब से कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हमारे को इसका नेचर बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो सिंपल है, देखो यहाँ से, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके साथ 3 तो हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। क्लियर? एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो भैया ये हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा आउटर मोस्ट सेल में, ये 1, ये और ये। देखो यहाँ इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे। और क्लोरीन जो होता है बेटा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाकर ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और जो भैया कार्बन होता है, वो कार्बन भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। देखो यहाँ 2 2 4 2 6 और 2 8। तो देखना, कार्बन जो है, कार्बन के नाइदर लूज 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन नोर गेन 4 इलेक्ट्रॉन। भैया ये इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन जो है ना, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ना गेन कर सकता है। उसका बड़ा रीजन है, एज बोथ द प्रोसेस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च होती है, एंड वुड मेक द सिस्टम अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये जो है, ये कार्बन जो है एक तरीके से अनस्टेबल हो जाता है। देयरफॉर इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से भैया, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी ये जो कार्बन है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करता है, या दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, है ना, इनके साथ शेयर करता है, ऑक्सीजन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखना आ गया आप, दैट बॉन्ड्स
द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। भाई ये बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, इन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोथ द एटम्स शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? भाई जो दो एटम होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयर करके और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। क्लियर? दी शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग दी वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं वो ध्यान रखना ये वैलेंस शेल के होते हैं। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। क्लियर? जिसके साथ ये इसके साथ ये अपने जो बॉन्ड है उसको पूरा करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं। नेक्स्ट देखना भैया आगे। अच्छा ये अभी तो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बाकी है, देखना आगे। हेयर कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जो कार्बन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। वाइल ईच हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि का जो भी हाइड्रोजन एटम है उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के अपना सॉरी हाइड्रोजन एटम अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। आल्सो क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। Therefore, all these shares the electrons and as a result carbon forms 3 bonds with hydrogen। जिसकी वजह से भैया ये सारे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और कार्बन 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बच्चों? क्लोरीन के साथ। क्लियर? चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड, H2S, प्रोपेनॉन और F2। देखो अब तो आपको बनाना आ गया होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम फटाफट से बना देते हैं इथेनोइक एसिड का। क्या होगा? देखो इथेनोइक एसिड अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, यहाँ 2 कार्बन, इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे कार्बन के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कार्बन आपको पता ही है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 बॉन्ड बना के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और वो वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये एक बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ और ये एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो जाएगा बेटा इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर। बाकी आप इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर ये बनाया हुआ देखो, ये बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी मैं एक बार और चाहूँ तो आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इधर अच्छे से, ये कार्बन, ये 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये दूसरा कार्बन, ये 1 2 3 4। हमें पता है कि ऊपर है ऑक्सीजन 2। क्लियर? तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 बॉन्ड बनाकर अपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड इधर बनाएगा और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड इधर बनाएगा और ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा? 8। देखो इधर 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा और ये कार्बन भी अपने देखो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, इधर भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? और इधर भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाकर अपना डुप्लेट पूरा करेगा। और कार्बन अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने पूरे कर लेगा? 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड क्या पूछा था हमारे से? H2S। H2S का भी देख लो बेटा। H2S ये सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6। 2 2 4 2 5 2 6। क्लियर? तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्लियर? देखो यहाँ पर ये बना रखा है इस तरीके से, आप सीधा उल्टा कैसे भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है।
जैसे कि सीधा बना रखा है तो ये आप ये भी बना सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में भैया ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1। इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। देखो हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, और इसके भी 8 पूरे हो गए। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोपेनॉन 3 कार्बन की चेन, ध्यान से देखना बेटा। प्रोपेनॉन ये 3 कार्बन है, 1 2 3। यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ पहले तो मैं इसके। ये हमें इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये देखो, ये बॉन्ड हटा सकते हो आप, बॉन्ड नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। भाई ये बॉन्ड मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये कार्बन के देखो 2, और ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए, है ना। इस कार्बन का एक ही लगाया था तो एक इधर लगा दो, 1 2 3 4। इसका भी 1 2 3 4, है ना। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। बाकी ये तो हो गया देखो, और इधर यहाँ वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, इधर भी 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 हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, और इधर भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये हो गया प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। तुम ऐसे बना सकते हो, सिंपल बॉन्ड बनाओगे तो ऐसा नहीं कि बेटा आप लोगों को गलत हो जाएगा, कोई गलत नहीं करने वाला। आगे देखना बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भैया ये एक बॉन्ड बना लेंगे, और एक बॉन्ड बनाते ही इसके भी 8 पूरे, और इसके भी 8 पूरे। ये हो गया भैया F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे देखना बच्चों, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। भैया होमोलोगस सीरीज क्या है, और हमारे को इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, T3, 3 का डबल 6, और 6 से 2 ज्यादा 8, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, ठीक है, C5H12 पेंटेन। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है। ये तो इन दोनों के बीच में एक तो कार्बन का डिफरेंस है, और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसी तरह इन दोनों के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसी तरह इन दोनों के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसी तरह इन दोनों के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है, दो कंटिन्यू, यहाँ पर देखो इधर, यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ। दी ए होमोलोगस सीरीज इज ए series of carbon compounds that have different numbers of carbon atom but contains the same functional group। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बन एटम अलग अलग है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है। देखो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथेन। यहाँ एन आ गया, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्केन, है ना, एन फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन है। इसी तरह इथेन, इसी तरह देखो इथेन में भी एन है, प्रोपेन इसमें भी एन है, ब्यूटेन इसमें भी एन है, और पेंटेन इसमें भी एन है। तो सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इन सबके बीच में देखो, आगे मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ द एल्केन होमोलोगस सीरीज। ये सारे एल्केन होमोलोगस सीरीज के पार्ट है, जिसमें सभी कंपाउंड्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 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 का। क्लियर। इसी तरह एल्कीन और एल्काइन में भी सेम, जैसे कि यहाँ एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन होता है ना, जैसे मैं बता देता हूँ। C2H4 एथीन, C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो देखो ध्यान से, एक कार्बन और कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2 का। इसी तरह इन दोनों के बीच में भी CH2 का, इसी तरह इन दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले किया था तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो ये आप वहां से कर लेना। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड
बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बताया था मैंने, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराकर हम ये बता सकते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इन दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट वाटर और CO2 बनाता है, जबकि का अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है, वो इन दोनों के साथ रिएक्शन करता ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, ये बेटा तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड कैथोड एंड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो बेटा आपको याद है, तो कॉपर मेटल को रिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो कॉपर का इम्प्योर एनोड लेते हैं, इम्प्योर एनोड, किसका, कॉपर का ही लेते हैं, कॉपर का इम्प्योर एनोड लेते हैं, और कॉपर का ही प्योर कैथोड लेते हैं। मतलब एक पतली सी पतली सी स्ट्रिप लेते हैं कैथोड की। ठीक है, और कॉपर का ही सॉल्यूशन लेते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्लियर। तो भैया जो भी, या तो कॉपर के लिए है, कोई सा भी मेटल हो सकता है, तो एम को जिस जो मेटल है उसका तो इम्प्योर मेटल का तो एनोड लेंगे, और प्योर मेटल के स्ट्रिप की कैथोड लेंगे, और जो मेटल है उसी के सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जैसे Cu का ही CuSO4 सॉल्यूशन लिया, ऐसे सेम। नेक्स्ट है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भैया, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। भाई ज्यादातर एप्लीकेशंस में कार्बन उसके कंपाउंड का यूज क्यों किया जाता है, तो देखना आंसर। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन बर्न इन एयर। देखो ज्यादातर जो कार्बन कार्बन के कंपाउंड होते हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एयर के साथ बर्न करने पर। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विद ए क्लीन फ्लेम एंड नो स्मोक इन प्रोड्यूस। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन। ठीक है, तो एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन को अगर हम एयर के साथ बर्न करेंगे तो क्लीन फ्लेम और बिना धुएं के साथ जलेगा, जबकि का द कार्बन कंपाउंड यूज एज ए फ्यूल। ठीक है, इसको समझना, जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फ्यूल्स की फॉर्म में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर एप्लीकेशंस में, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में फ्यूल्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। देखो स्कम मतलब अनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है ना उसको स्कम कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जो सोप होता है बेटा, सोप 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 डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन वाटर इज हार्ड। सोप जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है अगर वाटर हार्ड हो। सोप में क्या होता है, सोप का फॉर्मूला देखना, RCOON है। आर एक लंबी कार्बन चेन है, यू मान के लो चलो C17H35, COONA को सोप कहते हैं। तो सोडियम या फिर इसकी जगह पोटेशियम आ जाता है। सोडियम या पोटेशियम सोल्ट जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसको हम बोलते हैं सोल्ट। क्लियर। तो जो सोल्ट होते हैं वो, देखो ए सोप, सॉरी, सोप जो होता है, ए सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखो यहाँ पर 17 कार्बन की चेन है। क्लियर, तो बहुत लंबी चेन है। आगे देखना, हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो हार्ड वाटर होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था डिटर्जेंट वाले क्वेश्चन में, कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ध्यान से देखना, व्हेन
सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, जब सोप को हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर डिस्प्लेस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। जो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं ना बेटा, ये सोडियम को हटा देते हैं। समझ लो, अब ये सोडियम है तो सोडियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, इस चेन में से लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बोले निकलो पहली फुर्सत में निकल। ठीक, अब जब ये लात मार कर बाहर निकाल देंगे तो सोप का तो काम ही खत्म ना, फिर जब सोडियम और पोटेशियम ही नहीं बचा तो। ठीक, दिस सोप मोलिक्यूल्स फॉर्मिंग एन इनसोल्यूबल, देखो सोप फॉर्मिंग जो है इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्कम। ठीक है, अब स्कम क्या होता है भैया, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं अघुलनशील सब्सटेंस, जो घुलता नहीं है, जो डिजोल्व नहीं होता। क्लियर, सो ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन द प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, एक तो कपड़े तो नहीं धुलेंगे, जो नहीं धुलेंगे, और बहुत सारा साबुन बर्बाद अलग हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखना बेटा इधर, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। देखो भैया, जब सोप के साथ लिटमस पेपर को हम टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जो जो सोप होता है ना, वो सोप बेसिक नेचर का होता है। अब बेसिक क्या करता है, देखो मैंने आपको बताया था, बेस जो होता है ना, बेस रेड को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। क्लियर, तो ये जो बेस होता है ये रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। क्लियर, हाउएवर द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू, अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, और रेड है तो ब्लू हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखना भैया, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है वो देखना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। अब यहाँ पर लिया भैया निकल, निकल क्या है, तो निकल एक रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, जो हाइड्रोजन देता है। तो ये दो हाइड्रोजन देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, और यहाँ पर भी एक जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। अब यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ गया, तो ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना। तभी तो देखो, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो इसके थ्री बॉन्ड तो यहाँ हो गए और दो यहाँ, फाइव हो जाएंगे। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन सिर्फ फोर बॉन्ड बनाता है, फाइव नहीं। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तभी इसमें एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये बन गया बेटा क्या, इथेन। और ये क्या था, एथीन, यानी एल्कीन से हमने एल्केन बना दिया। क्लियर, इसी तरह यहाँ भी देखो ये एल्कीन दे रखा है, यहाँ भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये आर, ये तो ऐसा का ऐसे ही है, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ये रहा, और यहाँ पर भी ये देखो आर, ये ऐसा का ऐसे ही है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये था एल्कीन, और ये क्या बन गया, एल्केन। क्लियर, तो हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करते हैं, यानी एल्कीन और एल्काइन। क्लियर, एल्केन हाइड्रोजिनेशन शो नहीं करते हैं, इनमें हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ध्यान, आंसर देख लेना भैया, हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, unsaturated hydrogens are added with hydrogen unsaturated hydrocarbons are added with hydrogen in the presence of palladium and nickel। देखो यहाँ ni की जगह पीटी भी आ सकता है, प्लेटिनम, और पीडी भी आ सकता है, पैलेडियम। NiPT, PD, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों कैटलिस्ट हैं, जो कि हाइड्रोजन दे रहे हैं और क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। क्लियर, दिस रिएक्शन इज अप्लाइड इन दी हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। क्लियर, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना बेटा, तो वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर, तो ये क्या करते हैं, ध्यान से समझना, विच कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। भैया कौन से हाइड्रोकार्बन है जिनमें एडिशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है? तो भैया हाइड्रोजन ऐड होता है किसमें? एल्कीन में, एल्कीन में और एल्काइन में। क्लियर? एल्कीन में और एल्काइन में। क्लियर? तो यहाँ देख लो एल्कीन कौन कौन से और एल्काइन कौन कौन से, वही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। तो देखो C2H6 एल्केन है ना, यहाँ दिख रहा है। हाइड्रोजन जो कार्बन के डबल से दो ज्यादा है, यहाँ भी C3H8 ये भी एल्केन है। C3H6 ये एल्कीन है, इसका नाम प्रोपीन होगा। ये एथीन है तो ये भी एल्कीन है। CH4 ये एल्केन। अच्छा ये एल्काइन है बेटा, ये एल्काइन है, क्या है? एल्काइन। ये इथाइन नाम है इसका। क्लियर? इथाइन और प्रोपीन, तो ये दोनों शो करेंगे हाइड एडिशन प्रोसेस, एडिशन रिएक्शन जो है ये दोनों शो करेंगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो देखना भैया आंसर, बटर कंटेंस सेचुरेटेड फैट। भैया क्या क्या डिफरेंस है बटर और कुकिंग ऑयल में? जो बटर जो होता है उसमें सेचुरेटेड फैट होता है, सेचुरेटेड फैट बोले तो एल्केन। क्लियर? देयरफॉर, देयरफॉर इट कैन बी, इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि एल्केन में हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, एल्केन में हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड ऑयल्स हैज अनसेचुरेटेड फैट, अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो जो ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड फैट होता है, यानी एल्कीन होता है या फिर एल्काइन होता है। और एल्किन और एल्काइन दोनों ही हाइड मतलब दोनों ही, दैट्स व्हाई इट कैन बी हाइड्रोजनेटेड, दोनों ही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया मैकेनिज्म शो करिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताई थी, अभी एक अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद करो, अभी आ जाइए आपको समझ में। द डर्ट प्रेजेंट ऑन दी क्लोथ इन ऑर्गेनिक इन इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो भैया कपड़ों पर जो गंदगी मौजूद होती है वो एक तो ऑर्गेनिक होती है ना, और वाटर में इनसॉल्युबल होती है। अगर वाटर में सोल्यूबल होती भैया तो पानी डालो कपड़े धुल जाएंगे, और वाटर वाटर में सोल्यूबल ही नहीं है, तभी तो हमारे को डिटर्जेंट और सोप का यूज करना पड़ता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद वाटर। भैया इसीलिए सिर्फ वाटर से इसको वॉश करने पर इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर इट्स हाइड्रोफोबिक एंड्स अटैच देमसेल्व्स टू द डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लॉथ। जैसा कि मैंने बताया ना कि भैया ये है भैया गंदगी, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है इसमें क्या करेगा, घुस जाएगा और क्या बना लेगा, मिसेल बना लेगा। ठीक है, ये रहा देखो, ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ देखो, ये रहा, ये मिसेल बना हुआ। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें घुसकर मिसेल बना लेगा, और बाद में इसको ये निकाल बाहर फेंकेगा, बाहर निकाल कर ले आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखना, देन the molecules of soaps arrange themselves in micelle formation and trap the dirt at the center of the cluster। क्लियर? तो जो डर्ट है भैया इसको बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से बिल्कुल पकड़ लेते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, बिल्कुल एकदम से यहाँ से पकड़ लेते हैं। ठीक, आगे देखना, these micelles remain suspended in the water, hence the dust particles are easily rinsed away by water। समझना भैया, जब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, है ना, इसके साथ में इसमें घुस जाएगा, मतलब जो डस्ट है इसमें घुस जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे दिख भी रहा है, ये डर्ट है, इस डर्ट में हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये घुस जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसको बाहर निकाल फेंकेगा। जैसे कि आप कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े धो रहे हैं तो भैया ये जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये तो बाहर निकलेगा ही नहीं पानी से, इसको तो पानी से प्यार है और इसको है पानी से नफरत,
है ना, चिड़े। तो भैया ये तो गंदगी में घुस जाएगा अच्छे से, मतलब पूरी तरीके से गंदगी में घुस कर उसको पकड़ लेगा कस के। अब भैया ये बोलेगा भैया मैं पानी से प्यार करता हूँ, मैं पानी को नहीं छोड़ूंगा, और ये बोलेगा भैया मैं पानी से डरता हूँ, मैं पानी में नहीं जाऊंगा, है ना। तो ये छोड़ेगा नहीं और ये पानी में जाना नहीं चाहता, मतलब ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पानी में जाना नहीं चाहता और ये पानी को छोड़ना नहीं चाहता। तो भैया ये जो गंदगी है, जो डर्ट है, उसको लेकर ही अलग होता है पानी के अंदर, क्योंकि ये तो पानी को छोड़ता नहीं है। और भैया ये क्या करे, अब ये मजबूरी में भैया, चल भैया तू भी मेरे साथ चल, ताकि मैं तेरे अंदर छुप कर रहूं, तेरे अंदर घुस कर रहूं, मुझे डर लगता है भैया पानी से। तो इस तरीके से भैया जो कपड़े होते हैं वो साफ हो जाते हैं, और इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको वापस उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।